मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, स्पीक मैके एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह जी, चेयरमैन श्रीमान अरुण सहाय जी और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे युवा साथियों, अभी जो मैंने वर्णन सुना तो ऐसा कह सकता हूं कि जैसे इस सभागृह में एक लघु भारत एकत्र आया है और उसको देखने के लिए हमारे पास पड़ोस के देश के प्रतिनिधि भी आपके बीच में हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सुंदर समागम की रचना आपने की है। स्पीक मैके की स्थापना की ये 40वीं वर्षगांठ है और ये 5वां इंटरनेशनल कन्वेंशन। मैं समझता हूं आप सब बधाई के पात्र हैं। और अभी जैसे मैं वर्णन सुन रहा था कि संस्कृति, संगीत और संस्कार, इन तीनों की त्रिवेणी आप भारत के कोने कोने में पहुंचाने का एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपने शास्त्रीय संगीत, कला, साहित्य, लोक संस्कृति के माध्यम से भारतीय विरासत को, उसको सहेजने में, संवारने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के लाखों युवाओं को देश की संस्कृति के प्रति जागरूक और प्रेरित किया है। मैं आज विशेष रूप से प्रोफेसर किरण सेठ जी का इस आयोजन के लिए विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। वन लाइफ वन मिशन, और वो भी चमक दमक से दूर रह करके आपने एक ऐसा क्षेत्र चुना है जिसके मंच पर सारी सेलिब्रिटीज होती हैं। सहज रूप से आपको भी वाहवाही करने का होने की संभावना रहती है। इन सब के बीच में आपके इस आंदोलन ने, आपके इस संगठन ने और विशेष करके प्रोफेसर किरण सेठ जी ने अपने आप को दुनिया के नजरों में सेलिब्रिटी नहीं होने दिया, लेकिन अपनी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। और मैं मानता हूं हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की शायद 4 या 5 ऐसी पीढ़ी होगी जो सीधी सीधी आपके काम से संस्कारित हुई है। ये एक अद्भुत योगदान है आपका। और मैं तो कहूंगा कि एनजीओ कैसे हो, स्वयंसेवी संगठन कैसा होता है, एक स्वयंसेवी संगठन किस प्रकार से गतिविधि करता है, आप एक उत्तम मॉडल के रूप में मैं आपको देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि देश के और लोग भी आपकी तरफ देखेंगे, आपसे सीखेंगे और जिस महान परंपरा की रक्षा के लिए आप काम कर रहे हैं, आप उज्जवल नई परंपराओं का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं मानता हूं एक ऐसा काम है जिसको मैं एक साधक और साधना के साथ जोड़ता हूं। किरण सेठ जी और उनके साथियों ने ये जो काम किया है वो साधना से कम नहीं है, एक साधक अवस्था से कम नहीं है। भारतीय संगीत और संस्कृति को युवाओं के बीच आपने जीवंत बनाए रखा है। साथियों, सच्चे साधक अपनी सोच, अपने विचारों से अलगारी होते हैं, फकीर होते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं होती है, न मोह माया होती है, न सिद्धि प्रसिद्धि की कोई आकांक्षा रहती है। श्रीमान किरण सेठ जी उन श्रेणी के व्यक्ति के रूप में मैं उनको देख रहा हूं।
मैंने कभी एक किस्सा पढ़ा था। कहते हैं कि हिंदुस्तान के एक बड़े संगीतज्ञ को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आप तो संगीत के लिए इतने बड़े समर्पित व्यक्ति हैं, सरकार से आपको क्या सहयोग चाहिए। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग संवाद है। एक फकीरी क्या होती है, कला और संस्कार और संगीत के प्रति समर्पण क्या होता है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगीत की दुनिया के एक महारथी को पूछते हैं कि सरकार आपकी क्या मदद कर सकती है। आप भी सोच सकते हैं कि क्या जवाब हो सकता है, लेकिन उस महापुरुष ने जो जवाब दिया वो उस समर्पण का परिचय है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक राग का नाम दिया और कहा कि आजकल कई लोग इस प्रकार से गाते हैं कि जो राग की जो मूल परंपरा है वो खंडित हो रही है, उसमें कुछ मिश्रित हो रहा है, वो बिगड़ता चला जा रहा है। क्या सरकार ये जो मुख्य धारा की जो बर्बादी हो रही है उसको रोक सकने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। मांगा तो ये मांगा कि जो संगीत की धारा है उसमें कोई गड़बड़ न हो। और जब उन्होंने ये कहा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना सर झुका करके उनके प्रति बड़ा आदर व्यक्त किया था। और संगीत के क्षेत्र में शासन नहीं, मैं समझता हूं सिर्फ और सिर्फ अनुशासन चलता है, वहां शासन नहीं चलता है। पिछले 40 वर्षों में आपके इस आंदोलन ने जिस अनुशासन के साथ, सिंगल माइंडेड फोकस के साथ देश के कोने कोने में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के, गांवों में, शहरों में छात्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ा है, बहुत कम खर्च पर, बहुत कम फीस पर कलाकारों को अपने साथ काम करने के लिए तैयार किया है। साधन जुटाए हैं, संसाधन जुटाए। मैं समझता हूं ये सारा प्रयास अतुलनीय है। इस संस्था ने अपने समर्थकों के माध्यम से एक ऐसा बृहत परिवार का सृजन किया है जिसने भारतीय संस्कृति को भौगोलिक सीमाओं की परिधि से निकालकर दुनिया को जागरूक करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की एक विशेष पहचान आपके माध्यम से बनी है। आज जब इंटरनेशनल कन्वेंशन के इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ उन महान कलाकारों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जो पिछले 40 वर्षों से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। मैं उन सभी व्यक्तियों और संगठनों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने लंबे समय से इस सांस्कृतिक आंदोलन का भरपेट समर्थन किया है। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे देश और विदेश के छात्र, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कलाकारों के एक नहीं बल्कि बहुत सारे कंसर्ट को अटेंड करने का अवसर मिला है। इन कॉन्सर्ट्स में आप देश की सांस्कृतिक विविधता, इसकी भव्यता, उसकी सुंदरता, इसके पीछे की हुई साधना, समर्पण, अनुशासन, तपस्या, विनम्रता, सदृढ़ता, हर चीज को आप महसूस करेंगे। महान देश के प्रतीक, हमारी भारत माता के प्रतीक के रूप में ये सारी चीजें आपके सामने जब आएगी, आप कितना गौरव महसूस करते होंगे। साथियों, हमारे देश की मिट्टी से निकला संगीत, यहाँ की प्रकृति से जन्मा संगीत केवल सुनने का ही आनंद नहीं देता, बल्कि
दिल और दिमाग तक वो पहुंचता है। भारतीय संगीत का प्रभाव व्यक्ति की सोच पर, उसके मन पर और उसकी मानसिकता पर भी पड़ता है। जब हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, चाहे शैली कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, हम इसे भले ही न समझ पाए, लेकिन यदि कुछ समय तक पूरे मनोयोग से उससे अगर जुड़ जाते हैं, ध्यान लगा करके उसको सुनते हैं, तो हमें असीम शांति का अनुभव होता है। और इसलिए कभी कभी मैं कहा करता हूं कि दुनिया में वो भी एक संगीत है जो तन को डुलाता है, और हिंदुस्तान में वो भी एक संगीत है जो मन को डुलाता है। हमारा संगीत मन को डुलाता है। हमारी तो पारंपरिक जीवन शैली में संगीत कूट कूट करके भरा हुआ है। विश्व के लिए संगीत एक कला है। कई लोगों के लिए संगीत आजीविका का साधन भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जीवन में संगीत एक साधना है, जीवन जीने का एक तरीका है, एक अभूतपूर्व गुरु शिष्य परंपरा है। मैजेस्टी, मैजिक एंड मिस्टिक, ये भारतीय संस्कृति संगीत की त्रिगुण संपदा है, जिसमें हिमालय की ऊंचाई है, मां गंगा की गहराई है, अजंता एलोरा का सौंदर्य है, ब्रह्मपुत्र की विशालता है, सागर की लहरों जैसा पदन्यास हमारी कला परंपरा में है, और भारतीय समाज में रची बसी आध्यात्मिकता इन सब का मिला जुला प्रतीक बन जाता है। और इसलिए संगीत की शक्ति को समझने और समझाने में लोग अपनी जिंदगी खपा देते हैं। भारतीय संगीत, चाहे वो लोक संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत हो, उसने हमेशा देश और समाज को जोड़ने का काम किया है। धर्म, पंथ, जाति, सामाजिक दीवारों को तोड़कर सभी को एक स्वर में एकजुट होकर एक साथ रहने का संदेश हमारे इन संगीत ने दिया है। अगर उत्तर का हिंदुस्तानी संगीत है, तो दक्षिण का कर्नाटक संगीत, तो बंगाल का रविंद्र संगीत, तो असम का ज्योति संगीत, तो जम्मू कश्मीर की सूफी परंपरा, इन सभी की नींव है जो हमारी गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतिबिंब है। जब कोई विदेश से भारतीय संगीत और नृत्य कला को समझने सीखने आता है, तो ये जानकर के हैरान हो जाता है कि हमारे यहाँ पैर, हाथ, शीर, शरीर, आंखें, उंगलियां, उसकी मुद्राएं पर भी आधारित कितनी कितनी नृत्य शैलियां हमारे यहाँ डेवलप हुई है। ये नृत्य शैलियां भी अलग अलग कालखंड में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपनी वहां की परंपरा को निभाते हुए विकसित हुई है, और उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। और एक विशेष बात है कि हमारे यहां लोक संगीत जनजातियों ने अपनी निरंतर साधना से विकसित किया है। उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं को, कुरीतियों को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी शैली, प्रस्तुति का तरीका और कहानी कहने के अपने तरीके से का उन्होंने बेजोड़ विकास किया। लोक गायकों ने, नर्तकों ने स्थानीय लोगों की बातों का उपयोग करते हुए समाज निर्माण का काम, समाज संस्कार का काम एक अविरत रूप से और कठिन प्रशिक्षण की परंपरा से निकलते हुए उन्होंने इसको पार किया है। और इसलिए हम सब गौरव अनुभव करते हैं कि सारी चीजें समाज जीवन में एक ताकत देती हैं। आप में से अधिकांश लोग हमारी संस्कृति की
इन बारीकियों को और उसका विस्तार को समझते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी में ज्यादातर को ये बातें उन तक पहुंची ही नहीं है। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, किसी न किसी कारण से रुकावटें पैदा हुई है, उसमें से एक उदासीनता निर्माण हुई है और उसी की वजह से बहुत से वाद्य यंत्र और संगीत की